हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में अपने केमिकल इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करेंगे। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने देखा था साम्य स्थिरांक क्या होता है और उसको कैसे क्या निकालते हैं, वो सब कुछ देख लिया था। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभिक्रिया के समीकरण में परिवर्तन करने पर साम्य स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम अभिक्रिया है मतलब उसके अंदर अगर समीकरण में कोई भी चेंज करेंगे तो साम्य स्थिरांक है अपने पास में केसी, उसमें क्या परिवर्तन होंगे, उसमें क्या चेंज होंगे, तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो पहले तो एक रिएक्शन लेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या चेंज होता है, कुछ क्या मतलब किस प्रकार चेंज करेंगे तब क्या चेंज मिलता है हमें, है ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो अभिक्रिया के समीकरण में, अभिक्रिया के समीकरण में। देखो अभिक्रिया के समीकरण में परिवर्तन होने पर, अभिक्रिया के समीकरण में परिवर्तन करने पर साम्य स्थिरांक में क्या परिवर्तन होता है ना। साम्य स्थिरांक में करने पर साम्य स्थिरांक, तो साम्य स्थिरांक को आपने किससे लिखा है? केसी से। किससे लिखा है? केसी से। तो अभिक्रिया के समीकरण में परिवर्तन करने पर साम्य स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन, साम्य स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन क्या परिवर्तन होंगे? देखो एक अभिक्रिया लेते हैं और उससे समझते हैं ना। देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक रिएक्शन लेंगे और उसके बाद में देखेंगे। तो एक रिएक्शन अपने पास में है N2 प्लस O2, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं अपने पास में। जब बात साम्य की चल रही है तो इस प्रकार रिएक्शन लेंगे और हमारे पास में क्या बन जाता है? 2NO बन जाता है। N2 प्लस O2, इसी किसका फॉर्मेशन हो गया? 2NO का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे साम्य स्थिरांक की बात करें तो हमने क्या देखा था? केसी निकाला था। क्या निकाला था बच्चों? केसी। इससे पीछे वाले वीडियो में कैसे निकाला था? उत्पाद की सांद्रता अपॉन में अभिकारक की सांद्रता। यहाँ पे उत्पाद क्या है बच्चों? NO। तो NO को किस प्रकार लिखेंगे हम? सांद्रता को इस प्रकार NO, और उसके बाद में सांद्रता को लिखने का पूरा तरीका मैंने आपको समझाया। जो यहाँ पे गुणांक है मल्टीप्लाई में है इसका NO के, वो ऊपर पावर में रखते हैं ना। तो ये उत्पाद अपॉन में उत्पाद की सांद्रता अपॉन में अभिकारक की सांद्रता। यहाँ पे अभिकारक क्या है? सॉरी फॉर दैट, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी जुकाम लगी है ना, इस वजह से छींक आ जाती है कभी कभार, सो इग्नोर करना है इन चीजों को। N2 और प्लस में O2, ये दोनों क्या है? अभिकारक। तो इनकी सांद्रता को आप इस प्रकार लिखोगे, है ना, N2 और ये O2। अब ये बात हमने पीछे वाले वीडियो में भी कर ली थी। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, यहाँ पे ये जो अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रता हमने लिखी है, केसी का मान लिखा है, तो ये जो हमने लिखा है इसकी जगह अगर मैं अक्स लेट कर लेता हूँ कि इसका मान क्या है? अक्स है। तो यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, अभिक्रिया को उल्टा कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। यही एग्जाम में पूछता आपसे कि समीकरण को विपरीत करने पर इसके केसी के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब साम्य स्थिरांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अगली लाइन क्या लिखूंगा? यदि समीकरण को विपरीत अभिक्रिया के रूप में लिखें तब। विपरीत अभिक्रिया लिखने का मतलब हो गया यहाँ पे प्रतिप अभिक्रिया, बैकवर्ड रिएक्शन के रूप में लिखेंगे। मतलब उत्पाद की जगह क्या ले आएंगे? अभिकारक, और अभिकारक की जगह उत्पाद, मतलब रिवर्स कर देंगे रिएक्शन को। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख दूंगा, यदि समीकरण को, इंपॉर्टेंट लाइन है, यही कथन दिया होगा आपको, है ना। यदि समीकरण को, या फिर अभिक्रिया को भी बोल सकते हो ना, विपरीत करने पर या लिखने पर, सही, यदि समीकरण को विपरीत अभिक्रिया के रूप में, विपरीत अभिक्रिया का मतलब हो गया यहाँ पे प्रतिप अभिक्रिया, मीन्स प्रतिप अभिक्रिया या फिर बैकवर्ड अभिक्रिया। प्रतिप अभिक्रिया पीछे की साइड, दोबारा मतलब उल्टी हो जाएगी। प्रतिप अभिक्रिया यदि समीकरण को विपरीत अभिक्रिया के रूप में लिखने पर, अभिक्रिया के रूप में लिखने पर, अगर हम अभिक्रिया को उल्टा कर देंगे तो क्या चेंज होगा? मतलब अब देखो क्या करेंगे, 2NO को तो इधर लिख देंगे, 2NO अपनी जगह इधर आ जाएगा और ये दोनों उल्टे चले जाएंगे, N2 प्लस O2। अब क्या है, पहले जो उत्पाद था वो अब क्या हो गया बच्चों? अभिकारक हो गया, तो मतलब उल्टा हो गया। तो अब यहाँ पे हमने केसी लिया था पहले, तो इस बार मैं क्या ले लूंगा? केसी, यहाँ पे डॉट लगा लूंगा, है ना, या फिर मतलब केसी डॉट ले लेंगे, राइट। आ गई ये बात समझ में? अब उल्टा हो जाएगा, मतलब जो अभिकारक है मतलब वो तो क्या हो गए? उत्पाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? N2 ऊपर आ जाएगा, मतलब ये ऊपर आ जाएगा उत्पाद की सांद्रता। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, सॉरी, है ना, जैसे इसके ऊपर लिखा है, बस वो उल्टा हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। N2 अपनी जगह ऐसे लिख दोगे और O2 को
यही तो है उत्पाद इस बार अपोन में, ये रहा अभिकारक है ना, इसको आप ऐसे लिख दोगे। अब ये जो गुणा में होता है वो क्या लिखते हैं पावर में। अब एक चीज देखो, यहाँ पे हमने इसको अक्स लिख किया था, अब उल्टा हो गया, मतलब 1 अपॉन अक्स हो गया, मतलब यही तो ना, यहाँ पे अक्स अपॉन 1 है, इसका मतलब अगर इसको मैं रिवर्स लिख दूंगा तो रिवर्स लिखने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन अक्स, यही तो होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, के सी डॉट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन अक्स हो गया, राइट। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या हो गई, वैल्यू यहाँ पे उल्टी हो गई इसकी, यही तो है, इसका उल्टा लिखा वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे एक चीज समझ में आ गई, अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं अक्स की वैल्यू निकालूं यहाँ से, कहाँ से, ये जो आपके पास में दिया है ये डॉट है ना, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो अक्स को मैं यहाँ पे देता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, तो यहाँ पे ये आ जाएगा अक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अपोन में आ जाएगा, ये है ना कैसी, हाँ ये डॉट है। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई, अगर मैं अक्स की वैल्यू रख देता हूँ ये वाली तो उल्टा हो जाएगा एक दूसरे का, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखो दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे दोनों, यहाँ पर तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई थी के सी इक्वल टू एक्स, दूसरी वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पर के सी के इक्वल क्या आ गया था 1 अपॉन एक्स आ गया था, राइट। दूसरी वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, के सी डॉट की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन एक्स, और मैंने x को यहाँ लेके आ गया, देखो इसके अंदर, तो x की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ 1 अपॉन के सी डॉट। तो यहाँ पर आप लोगों की क्या चीज समझ में आ गई, अगर मैं के सी की जगह तो के सी रखता हूँ और x की इस x की जगह ये वैल्यू रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन के सी है ना, डॉट के सी आ जाएगा, राइट। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ गया तो देखो, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई के सी मल्टीप्लाई के सी डॉट के सी इक्वल में क्या है 1। तो ये चीज हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर अभिक्रिया को हम उल्टा कर देते हैं तो इसका मान क्या आ जाता है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है और इक्वल में क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो साम्य स्थिरांक पे क्या प्रभाव पड़ा, उन दोनों का मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आगे करेंगे। देखो क्वेश्चन की क्लास अलग से रखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। अब आगे चलते हैं, आगे देखो क्या करेंगे, आगे हम देखने वाले गैसीय निकाय में साम्य इक्विलिब्रियम इन गैसियस स्टेट, क्या गैसियस प्रोसेस बोल देंगे वो ज्यादा सही रहेगा। मतलब गैसीय अवस्था के अंदर क्या करेंगे, साम्य को देखेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंज होगा। देखो एक चीज बात बताऊं आपको, हमने देखा रासायनिक साम्य को, तो जब बात करेंगे गैस की तो गैस के अंदर क्या आ जाएगा, इसमें दाब आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। आंशिक दाब की बात करेंगे, पार्शियली प्रेशर की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अगली हेडिंग क्या डाली आप लोगों ने, गैसीय निकाय में साम्य, और इंग्लिश में क्या बोल दोगे इक्विलिब्रियम इन गैसियस प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन गैसियस प्रोसेस, ठीक है। हाँ आपने हेडिंग डाल दी और उसके बाद में मैं आपको समझा देता हूँ। चलो मैं भी लिख दूं गैसीय निकाय में साम्य, यहाँ पर क्या डाल देंगे हेडिंग, गैसीय निकाय में साम्य, निकाय में साम्य। निकाय मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टम नहीं बोल सकते यहाँ पे हम, लेकिन निकाय का मतलब एक प्रोसेस है ना, तो यहाँ पर क्या बोलोगे इक्विलिब्रियम इन गैसियस प्रोसेस। देखो सबसे पहली बात तो बच्चों यहाँ पे यही आ जाएगी कि गैसीय निकाय में जो सक्रिय सांद्रता है उसके स्थान पर हम आंशिक दाब का प्रयुक्त करेंगे। मतलब क्या हो गया, सक्रिय सांद्रता की जगह सिर्फ नाम चेंज करना है और क्या बोल देंगे उसको आंशिक दाब बोल देंगे, आंशिक दाब को प्रयुक्त कर देंगे, बस इतना ही फर्क है। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या दे दोगे आप कि निश्चित ताप पर गैसीय निकाय में आंशिक दाब उसकी आणविक सांद्रता के समानुपाती होता है, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं है। किसके समानुपाती हो जाएगा, यहाँ पे आणविक सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा, और किसके, उसके आंशिक दाब के, मतलब आंशिक दाब वो किसके समानुपाती हो जाएगा, आणविक सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करेंगे सक्रिय सांद्रता के स्थान पे आंशिक दाब को प्रयुक्त करेंगे, बस इतना ही फर्क और कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे बात आ गई दाब की, दाब को आप इंग्लिश में प्रेशर बोल दोगे, तो यहाँ पे क्या बोल दोगे केपी की जगह केसी बोल दोगे कि सर इसको आंशिक दाब को किससे प्रयुक्त कर देंगे, केपी से हम प्रयुक्त कर देंगे। केपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे साम्य स्थिरांक हो जाएगा, किसके अंदर, गैस के अंदर। तो क्या हो गया केपी इक्वल टू क्या बोल दोगे आंशिक दाब साम्य स्थिरांक हो जाएगा, बस इतना है। तो आप इसकी हेडिंग डाल दो, तो इसके अंदर सक्रिय सांद्रता के स्थान पे सबसे पहली लाइन तो क्या लोगे आंशिक दाब ले लोगे, ठीक है ना। तो बस गैसीय निकाय में इसमें क्या बोल दोगे कि सर सबसे पहली लाइन तो ये लिख दोगे कि सक्रिय सांद्रता के स्थान पर, सक्रिय सांद्रता
के स्थान पर क्या ले लोगे, सक्रिय सांद्रता के स्थान पे क्या ले लोगे, आंशिक दाब। क्या ले लोगे, आंशिक दाब। ठीक है, आंशिक दाब को प्रयुक्त करोगे, आंशिक दाब, आंशिक दाब लोगे। आंशिक दाब को आप किससे लिख दोगे, पीसी से लिख दोगे। आगे ये बात समझ में, और इसका समय स्थिरांक क्या हो जाएगा बच्चों, केसी हो जाएगा। अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे, निश्चित ताप पर टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। निश्चित ताप पर क्या बात कर दोगे, निश्चित ताप पर गैसीय निकाय में, है ना, निश्चित ताप पर गैसीय निकाय में, गैसीय निकाय में आंशिक दाब, पार्शियली प्रेशर, है ना, आंशिक दाब। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, निश्चित ताप पर गैसीय निकाय में आंशिक दाब उसकी आणविक सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा। आंशिक दाब किसके समानुपाती, उसकी आणविक सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा। आंशिक दाब उसकी आणविक सांद्रता के समानुपाती हो जाएगा, सांद्रता के समानुपाती होता है। ये आप क्या बोल दोगे, डेफिनेशन बोल दोगे। आंशिक दाब को किसके रूप में लिखोगे आप, केपी के रूप में लिख दोगे, गैसीय निकाय में साम्य। तो आंशिक दाब को किससे प्रयुक्त कर दोगे बच्चों, आंशिक दाब को आप किससे लिखोगे, केपी से लिख दोगे। यहाँ पे केपी क्या है, साम्य स्थिरांक है, ये बात मैंने आपको लिखा दी है ना। तो अगली लाइन क्या लिख दोगे, आंशिक दाब, आंशिक दाब प्रयुक्त करने पर, आंशिक दाब प्रयुक्त करने पर साम्य स्थिरांक क्या हो जाएगा बच्चों, केसी, केपी हो जाएगा, केसी के स्थान पे, है ना। प्रयुक्त करने पर केपी यहाँ पे क्या हो जाएगा, साम्य स्थिरांक हो जाएगा। केपी साम्य स्थिरांक के रूप में काम में लेंगे, स्थिरांक के रूप में हो जाएगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गया। तो यहाँ पे केपी क्या हो गया, आंशिक दाब साम्य स्थिरांक हो गया। ठीक है, तो इसी को मैं क्या बोल दूंगा, केपी को कि सर क्या बोल दोगे, आंशिक दाब साम्य स्थिरांक। ठीक है, आंशिक दाब साम्य स्थिरांक, इसी को बोल दोगे, नाम से पता चल रहा है, आंशिक दाब साम्य स्थिरांक। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गई होगी कहानी। अब देखो आगे बात करें तो एक मैं रिएक्शन लेता हूँ और उसे आपको निकाल के दिखा देता हूँ कैसे क्या निकलता है ना। तो एक रिएक्शन ले लेंगे कि माना कोई अभिक्रिया लेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या ले लोगे, माना कोई अभिक्रिया, है ना, जैसे कि उसमें भी हमने निकाला था। माना कोई अभिक्रिया लेते हैं, सपोज कि एक अभिक्रिया है ए और साथ में प्लस बी। अब इसके अंदर हमने लिया था, जैसे गुणांक लिया था ना, इसके अंदर ए और बी सेम इसके अंदर भी लेंगे। तो यहाँ पे तो ए है और यहाँ पे मैं स्मॉल बी ले लेता हूँ। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बच्चों, सी प्लस डी बना लेंगे, है ना। तो ये तो सी है, तो इसका ये सी हो गया गुणांक, और डी है, इसका आप क्या ले लोगे, स्मॉल डी ले लोगे। सेम उसमें किया था वैसे का वैसे इसमें किया करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, गैसीय निकाय में, है ना। माना अभिक्रिया किसमें है, गैसीय निकाय में, किसमें है, गैसीय निकाय में प्रोसेस, है ना, निकाय में है। अब गैसीय निकाय की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो केसी था, उसमें तो केसी की जगह यहाँ पर आप बच्चों क्या ले लोगे, केपी ले लोगे। ठीक है, पी फॉर प्रेशर है। तो आगे सेम वही बात है, वहां पे उत्पाद की सांद्रता थी, अपोन में किसकी थी, अभिकारी की। तो यहाँ पर भी उत्पाद क्या है, CO_D है, बस इसकी सांद्रता किसमें हो जाएगी, आंशिक दाब में हो जाएगी सांद्रता की जगह। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, इसको रिप्रेजेंट किसे कर दूंगा, P और C। ऊपर क्या हो जाएगा, जैसे कि इसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, अपने सी दे रखा है, मतलब ये जो पावर है ये आ जाएगी यहाँ पे जितने भी पावर है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, ये लो पावर। ठीक है, ऐसे ही डी की बात हो जाएगी, किसकी बात हो जाएगी, डी की। तो मैं डी को लिख दूंगा बस, एकदम इजी, और कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे कैपिटल डी है, यहाँ पे कैपिटल सी है। ठीक है, ऊपर आएगा स्मॉल, तो राइट, ये चीज आप समझ गए होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो है गुणांक है इसका, वो पावर में आती है, राइट। बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पी ए और अपोन में क्या आ जाएगा, स्मॉल ए, और डी क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी पी और बी, ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा बी। बस इतना ही फर्क आया और कुछ भी चेंज नहीं आया है। तो यहाँ पर एक चीज निकल आ गई, पी ए, पी बी, पी सी और पी डी, ये सारे के सारे क्या है, आंशिक दाब है। तो मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूं कि पी ए, पी बी, पी सी एंड पी डी क्या है, क्रमशः ए बी सी डी के क्या है, आंशिक दाब है। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिखवा देता हूँ आप लोगों को कि सर पी ए हो गया, ऐसे ही पी बी हो गया, ऐसे ही पी सी हो गया, और लास्ट में पी डी क्या है, ये क्रमशः है, क्या है, ए बी सी एंड डी के आंशिक दाब, क्या है,
आंशिक दाब है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, यहाँ तक आप लोगों की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात यहाँ पे जैसे मोल निकालने की आती है बच्चों कि सर मोल कैसे निकालेंगे, क्योंकि आंशिक दाब है तो इसके अंदर हमें जैसे ए के मोल, बी के मोल, सी के मोल, सबके मोल निकालने पड़ेंगे। तो कैसे निकालेंगे मोल निकालना, मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया था और फिर से बता देता हूँ। मोल को आपने लिखा था एन से, और मोल निकालेंगे कैसे, ग्राम में भार है वो और अपोन में अणुभार हो जाता है, तो सारा का सारा निकाल लेंगे और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं छोटी सी बात बताऊं कि मोल जैसे किसी का भी निकालना हो, वैसे तो हम विलियन वाले चैप्टर में एकदम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, फिर भी मैं बता दूं मोल को हम एन से लिखते हैं और इसका क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल भार। मतलब मोल भार का मतलब ग्राम भार कितने लिए हमने, ग्राम भार जितना द्रव्यमान है वो, ग्राम में भार अपोन में क्या हो जाएगा अणुभार, मोलिकुलर मास, अणुभार है ना। तो ये चीज अपोन में आ जाएगी। इसको ग्राम भार को आप क्या लिखते हो स्मॉल एम से, और अणु भार को क्या लिखते हो कैपिटल एम से लिखते हो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, दोनों सेम ही है। और ग्राम भार को हम देखते हैं कि वेट के रूप में लेते हैं, भार मीन्स वेट, तो डब्ल्यू अपॉन एम भी बोल सकते हो, है ना। तो लास्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर हमने तो डब्ल्यू अपॉन एम देखा था, बात सेम ही है। आप आगे जब मोलरिटी पढ़ोगे, मोलरता वगैरह पढ़ोगे, तब सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ जाती है कि कोई भी अवयव है उसका हमें आंशिक दाब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो जो अवयव है उसके मोल लेंगे और साथ में क्या ले लेंगे, जो अपने मिश्रण है, मिक्सर बना है, मिश्रण बना है, उसके कुल मोल और मल्टीप्लाई में उसका कुल दाब, कुल प्रेशर हो जाएगा। तो सीधा सा एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, किसी अवयव के आंशिक दाब कैसे निकालोगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं किसी अवयव, या फिर अवयवी भी लिखा हुआ मिल सकता है ना, किसी अवयव के आंशिक दाब को कैसे निकालोगे। आंशिक दाब को आप क्या कैसे निकाल दोगे, उस अवयवी के मोल या फिर अवयव के मोल, है ना, अवयव के मोल अपोन में मिश्रण के कुल मोल, किसके, जो मिक्सर बना है उसके कुल मोल, है ना, मिश्रण के कुल मोल, मिश्रण के कुल मोल मल्टीप्लाई में कुल दाब हो जाएगा, कितना प्रेशर है सारा का सारा पी, कुल दाब मल्टीप्लाई बाई प्रेशर मीन्स कुल दाब। ये चीज आप निकाल लोगे तो इसके बाद में आपके कोई भी क्वेश्चन वगैरह आ जाए, डायरेक्ट आप कर सकते हो फॉर्मूला अप्लाई करके। स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो आगे चलते हैं। अब आगे क्या है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या देखने वाले हैं वो सब कुछ मैं बता देता हूँ। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं ना। अब देखो अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रासायनिक साम्य को प्रभावित करते हैं। देखो आपने देखा भी होगा कि सर जब हम अभिक्रिया के अंदर ताप को बढ़ा देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही अगर टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसके अंदर अगर कोई कैटेलिस्ट मिला देंगे तो क्या चेंज देखने को मिलेगा। ऐसे ही आप आगे देखते हो जैसे कि कोई अपने अंदर जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, इन सब में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे उनमें प्रभाव पड़ता है क्या, सेम वैसा ही साम्य स्थिरांक है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, या फिर जो हमारा साम्य है उस पर प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ पे दोनों चीज देखेंगे बच्चों, एक तो साम्य, जो रासायनिक साम्य हमें जो प्राप्त हुआ है उसको प्रभावित करने वाले कारक, और एक रासायनिक साम्य से जो स्थिरांक मिला है हमें उसको प्रभावित करने वाले कारक, ये दोनों चीज हम देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहली हेडिंग तो आप क्या डाल दोगे, रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैं भी यहाँ पे आपके सामने हेडिंग डाल देता हूँ कि क्या, रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। देखो एक होता है साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक और एक है रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन की, मतलब सांद्रता की, कि सांद्रता को अगर हम कम कर देते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, अगर सांद्रता को बढ़ा देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात करेंगे, है ना, CONC, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कंसंट्रेशन, सांद्रता। देखो बात करेंगे यदि साम्य स्थापित हो गया है तो क्या हो जाएगा, साम्य पर यदि हम अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, अगर उत्पाद की सांद्रता को बढ़ा देंगे तब अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे एक अभिकारक A, एक अभिकारक B, और यहाँ पे हमारे पास में साम्य स्थापित हो गया है और हमें उत्पाद मिला है C और प्लस D। यहाँ पे ये अभिकारक है, जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा है ना, ये क्या हो गए अभिकारक और ये हो गए उत्पाद। उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट्स,
और यहाँ पे अभिकारक मीन्स रिएक्टेंट, है ना। तो ये चीज मैं आपको समझाऊं। अगर मैं क्या करता हूँ, साम्य पर यदि अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा दूं, मीन्स यहाँ पे A प्लस बी की सांद्रता को बढ़ा दूं, तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अगर दिशा में जाती है। जबकि उत्पाद की सांद्रता को बढ़ा दूंगा तो अभिक्रिया वापस क्या हो जाएगी, पश्च दिशा में जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या हो जाएगा, सांद्रता के अंदर आप लिख लोगे कि सर क्या, यदि मैं साम्य पर, किस पे, साम्य पर, इंपॉर्टेंट बात है साम्य स्थापित होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधा दिख रहा है ना, एक साइड जा रही है, उतना का उतना वापस इधर बन रहा है। तो साम्य पर यदि आप लिखो, साथ में मैं नोट करवा देता हूँ यहाँ पे सांद्रता का प्रभाव, है ना। यदि साम्य पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाए तो क्या होगा, अभिक्रिया अगर दिशा में जाएगी, जबकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ाई जाए तो अभिक्रिया पश्च दिशा में जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी लाइन लिख दूं, किस पे, साम्य पे, एट इक्विलिब्रियम, है ना, साम्य पर। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, अगर सांद्रता, है ना, किसकी बढ़ाएंगे, सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाई जाए, है ना, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता को क्या करोगे, बढ़ा दोगे। क्या कर दोगे बच्चों, बढ़ा दोगे। अभिकारक की सांद्रता क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ। देखो, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अगर दिशा में जाएगी, राइट, मतलब जिस दिशा में जा रही है उधर जाएगी, उत्पाद की ओर। अगर अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो अभिक्रिया होगी अगर दिशा में जाएगी, अगर दिशा में, राइट। अगर मैं अभिकारक की जगह उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दूं, किसकी, उत्पाद की सांद्रता, दोनों तरह से लिख सकते हो, सांद्रता ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दूं, है ना, किसकी, उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दूं, तो अब आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं उत्पाद की सांद्रता को बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, अपने अभिक्रिया किधर जाएगी, पश्च दिशा में जाएगी, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर दिशा को आप फॉरवर्ड रिएक्शन बोल दोगे और उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया पश्च दिशा में चली जाएगी, जाने लगेगी। आगे कहानी समझे, पश्च दिशा में। ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। उसके बाद में बच्चों अगर बात करें टेम्परेचर की, कि सर तापमान बढ़ा देंगे या टेम्परेचर कम या ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या इस पे प्रभाव पड़ता है, सर बिल्कुल पड़ता है। अगर अगली बात करें टेम्परेचर की, तो साम्य ताप पर निर्भर करता है। तो अगला फैक्टर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ताप का, टेम्परेचर का, किसका, टेम्परेचर का। तो क्या बोल दोगे कि साम्य ताप पर निर्भर करता है। कैसे करता है, देखो, साम्य, सबसे पहले बात तो यही कि निर्भर करता है नहीं करता, साम्य ताप पर निर्भर करता है, पहली बात तो यही लिख दोगे। उसके बाद में कैसे निर्भर करता है, देखो, दो तरह से बात करेंगे यहाँ पे ताप की, टेम्परेचर की। एक तो अभिक्रिया किस प्रकार की होगी, उष्माशोषी होगी, और एक अभिक्रिया उष्माक्षेपी होगी। इसका मतलब अभी तक आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं, एक तो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है और एक्सो का क्या होता है। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब तो ये होता है कि जब कोई अभिक्रिया हम करवाते हैं तो हमें बाहर से अभिक्रिया देनी पड़ती है, मतलब एनर्जी का क्या होता है, उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। इसका मतलब तो हो गया एंडोथर्मिक या उष्माशोषी। कौन सी, उष्माशोषी। एक होती है उष्माक्षेपी जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो, मींस एक्सोथर्मिक, मतलब अभिक्रिया के दौरान उष्मा है वो बाहर निकलेगी, इसका मतलब होता है उष्माक्षेपी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे हम दोनों के अंदर देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं किस प्रकार की अभिक्रिया के लिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, है ना। पहला पॉइंट लिखो आप, उष्माक्षेपी अभिक्रिया में, है ना, उष्माक्षेपी मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा, जब मैं ताप में वृद्धि करूंगा, टेम्परेचर में वृद्धि करूंगा तो साम्य प्रतीप दिशा में जाएगा। किस में जाएगा, इंपॉर्टेंट बात है, प्रतीप दिशा में, मतलब वापस किस में चला जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में चला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, ताप में वृद्धि करने से साम्य प्रतीप दिशा में जाएगा। इंपॉर्टेंट बात किसमें, उष्माक्षेपी में। तो क्या हो गया, ताप में मैं वृद्धि कर रहा हूं, अगर ताप में वृद्धि कर रहा हूं तो साम्य कौन सी दिशा में जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में। साम्य कहां जाएगा, प्रतीप दिशा में, पश्च दिशा में। कौन सी दिशा में, प्रतीप या फिर पश्च दिशा भी इसी को बोल देते हो आप, है ना। पश्च मींस, या फिर दूसरा बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, बैकवर्ड की तरफ जाएगा। ये चीज आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं ताप में कमी कर दूंगा, दूसरी बात यही तो आएगी ना कि ताप में कमी करने पे समय कौन सी तरफ जाएगा, समय अगर दिशा में जाएगा, बस इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ताप में कमी कर दूंगा मैं अगर, तो क्या हो जाएगा, ताप में कमी करने पे साम्य किधर चला जाएगा, इसका उल्टा चला जाएगा, अगर दिशा में।
अगर दिशा, अगर दिशा में मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, FR। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अगर दिशा में क्या हो जाएगा, समय स्थापित हो जाएगा। अगर बात करेंगे अब दूसरे प्रकार की अभिक्रिया की, किसकी, उष्माशोषी अभिक्रिया की, एंडोथर्मिक की। उष्माशोषी, उष्माशोषी मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन की। अब एंडोथर्मिक में इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर एंडोथर्मिक में क्या करेंगे, ताप में वृद्धि करेंगे। किसमें करेंगे बच्चों, सबसे पहले पहला पॉइंट लेंगे कि सर ताप में वृद्धि कर रहे हैं, किसके अंदर, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो ताप में वृद्धि जैसे ही कर देंगे तो अभिक्रिया वो अगर दिशा में चली जाएगी। किसमें, समय किसमें चला जाएगा, मतलब अगर समय में है तो अभिक्रिया अगर दिशा में चली जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, कब, ताप में टेम्परेचर में वृद्धि करने पे, ठीक है। तो समय कहाँ जाएगा, अगर दिशा में। आप लिखोगे साथ साथ है ना, अगर दिशा में। इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं ताप में वृद्धि की जगह अगर ताप में कमी कर दूंगा तो समय कहाँ चला जाएगा, पश्चिम दिशा में चला जाएगा। बस यही काम का कारण है ना, ताप में कमी कर देंगे, टेम्परेचर में है ना कमी, मीन्स टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो समय कहाँ चला जाएगा, पश्चिम दिशा में। कहाँ चला जाएगा बच्चों, पश्चिम दिशा में चला जाएगा, मतलब रिवर्स चला जाएगा, प्रतिप दिशा में चला जाएगा। यहाँ तक आप लोगों की चीज समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक समझ में आ गई है तो फिर आगे चले। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं आगे बताऊं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगले पॉइंट की, सांद्रता हो गई, तापमान हो गया, अगला पॉइंट आ जाता है दाब, प्रेशर। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊं, कम करूं, ज्यादा करूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दाब का प्रभाव, प्रेशर का। दाब का प्रभाव सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कौन सी अभिक्रियाओं पर पड़ता है। तो देखो जो ठोस अवस्थाओं में है क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्या द्रव अवस्थाओं में है उन पर प्रभाव पड़ेगा, नहीं सर उन पर भी नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही निकल के आ जाता है, दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर लागू होता है। जो गैसीय स्टेट में जो रिएक्शन करवाएंगे हम, उन्हीं पे किसका प्रभाव पड़ेगा, अपने इसका दाब का प्रभाव पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो यही लिख दोगे कि सर दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है। किस पर, केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर। किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव। पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया कि सर इसके लिए रिएक्शन है, उसके अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो सारे के सारे कौन सी स्टेट में होने चाहिए, गैसीय स्टेट में होने चाहिए। इसका मतलब दाब का प्रभाव ठोस व द्रव अवस्था पर लागू नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। क्यों नहीं होता, देखो ठोस होगा या फिर द्रव होगा तब क्या करेंगे, उनकी सांद्रता है वो किस पे निर्भर, उसकी अभिक्रिया की दर है वो किस पे निर्भर करेगी, सांद्रता पर निर्भर करेगी। कब, जब रिएक्शन के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ठोस और द्रव अवस्था में होंगे तब उनकी जो अभिक्रिया की दर है वो सांद्रता पर निर्भर करती है। इसलिए क्या बोल दोगे सर, उसके अंदर गैसीय अवस्था होगी तभी दाब का प्रभाव पड़ेगा, तभी प्रेशर से आप जो अवयवी कण है उनको दबा सकते हो, है ना, उनके बीच की दूरी कम कर सकते हो। हाँ, तो गैसीय निकाय में दाब में वृद्धि करने पर अभिक्रिया कौन सी दिशा में विस्थापित होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में आया हुआ भी है, सत्य और असत्य कथन के रूप में बहुत बार आया नीट के अंदर। तो आप क्या बोल दोगे बच्चों कि गैसीय निकाय में अगर दाब में वृद्धि करने पर वो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित हो जाती है जहां मोलों की संख्या कम होती है, अर्थात जिस साइड मोल कम होंगे अभिक्रिया उसी दिशा में क्या हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दाब में वृद्धि करने पे आयतन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कंप्रेस करोगे किसी चीज को तो दाब दोगे तो क्या हो जाएंगे, अवयवी कणों के बीच में जो स्थान है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से क्या बोल दोगे सर, जिस तरफ अवयवी कण कम होंगे उसी तरफ क्या हो जाएगी, अभिक्रिया है वो स्थापित हो जाएगी। तो आयतन में कमी के कारण गैस के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, उधर शिफ्ट हो जाएगी, अर्थात आयतन में मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। यही तो बात हो गई ना कि गैसीय स्टेट के अंदर होने चाहिए और अगर गैसीय स्टेट में होंगे तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस तरफ मोल कम है, अवयवी कणों की संख्या कम है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल सकते हैं ना, दाब में वृद्धि से आयतन में कमी होगी तथा गैस में आयतन में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या पे निर्भर करेगी। ये इंपॉर्टेंट बात आपके समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप लिख लो, है ना, कि ये केवल गैसीय अवस्था पर ही निर्भर करती है और दाब। और अगर क्यों करती है, इसका कारण दाब का प्रभाव ठोस व द्रव अवस्था पर लागू नहीं होता, क्योंकि अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर करती है। किसके अंदर, ठोस और द्रव अवस्था के अंदर। ये चीज आपने लिख ली। अगला पॉइंट मैं बोल देता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख लो साथ साथ में कि अगला पॉइंट मैंने क्या लिखाया कि सर गैसीय निकाय में क्या, गैसीय निकाय में दाब में वृद्धि करने पर, है ना, लिखो, गैसीय निकाय में दाब में वृद्धि करने पर अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है। कौन सी दिशा में, कि अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है जहां मोलों की संख्या कम होती है। क्या बोल दोगे, जहां मोलों की संख्या कम होती है।
अभी ये बात समझ में कि अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है जहां मोलों की संख्या कम होती है, क्योंकि दाब में वृद्धि से, अगला पॉइंट है ना, क्योंकि दाब में वृद्धि से आयतन में कमी आती है। किसमें कमी आती है? आयतन में कमी आती है, क्योंकि दाब में वृद्धि से आयतन में कमी आती है। तो क्या बोल दोगे? अतः गैस का आयतन मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। लास्ट लाइन हो गई पूरी कि गैस का आयतन मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। ये चीज आपके समझ में आ गई है ना? हाँ, अगर इतना समझ में आ गया तो उसके बाद में किस प्रकार कैसे निर्भर करती है सब कुछ आपको निकालना भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, है ना, पूरा करवाऊंगा आगे। उसके बाद में आप अगला पॉइंट देखो, उत्प्रेरक कैटेलिस्ट। कि सर कैटेलिस्ट से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? अगर अभिक्रिया के अंदर हम उत्प्रेरक है उसको मिला दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्प्रेरक को अगर इन्वॉल्व करें तो क्या चेंज देखने को मिलेगा? अगला पॉइंट कौन सा आ जाएगा? उत्प्रेरक, उत्प्रेरक कैटेलिस्ट, है ना? कौन है? कैटेलिस्ट, CATALYST, कैटेलिस्ट, राइट। देखो कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है? कैटेलिस्ट क्या करते हैं? सामान्यतः अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात चल रही है अपने क्या हो जाएगा? साम्य स्थापित हो जाएगा, तब की बात चल रही है कि अब साम्य स्थापित हो गया, इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गया, तो क्या अब अभिक्रिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो इंपॉर्टेंट बात, उत्प्रेरक साम्य अवस्था को प्रभावित ही नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? अगर आप एक बात सोचो, साम्य स्थापित हो गया, आपने उत्प्रेरक मिलाया, तो साम्य स्थापित होने का मतलब दोनों तरफ अभिक्रिया की दर क्या है? एक समान है। तो आपने साम्य के अंदर अगर उत्प्रेरक मिला दिया तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। मींस अब क्या होगा? उत्पाद से अभिकारक, अभिकारक से उत्पाद, उनके बनने की दर भी बढ़ जाएगी। साम्य पे क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बस इतना चेंज देखने को मिल गया कि साम्य के अंदर अभिक्रिया की दर है वो बढ़ गई, बाकी साम्य वैसे का वैसा रहा। अतः उत्प्रेरक साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता, अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में साम्य में कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। और हम इतना जरूर बोल सकते हैं कि सर साम्य के अंदर अगर उत्प्रेरक मिला देंगे तो अगर वापस दोनों दिशाओं में अभिक्रिया की दर समान रूप से बढ़ती है, जल्दी हो जाएगी, लेकिन दोनों तरफ भी क्या होगी? एक बराबर ही बढ़ेगी घटेगी, मतलब एकदम बराबर रहेगी। तो दोनों दिशाओं में अभिक्रिया की दर क्या रहेगी? एक समान रहेगी। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो हमारे रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक तक टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगला टॉपिक क्या करेंगे? रासायनिक साम्य की जगह क्या ले लेंगे? रासायनिक साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो देखने वाले हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिए, और अगर हाँ आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हो और अपने डाउट को कमेंट में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।